अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका राजगोपालाचार्य फॉर्मूला, CR फॉर्मूला। ठीक है, क्या था ये CR फॉर्मूला, क्या था ये राजगोपालाचार्य। बिल्कुल सबको गुड आफ्टरनून, नमस्ते, हाय, हेलो। क्लास को जितना हो सकता है शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चा है क्लास को पढ़ सके, चीजों को समझ सके, क्योंकि मोस्टली जो है बच्चा CR फॉर्मूला जो है वो केवल इतना ही पढ़ लेता है कि लगभग 10 जुलाई 1944 इसकी तारीख है, ये फॉर्मूला रखा गया था। ये फॉर्मूला क्यों रखा गया था, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसको एक्चुअल में क्यों रखा गया था, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आज कुछ हिस्ट्री के कुछ पहलू भी आज अपन एक साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जो राजगोपालाचार्य जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये राजगोपालाचार्य इनके द्वारा रखे गए थे। ये फॉर्मूला जो है इनके द्वारा रखा गया था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, CR फॉर्मूला भी कह देते हैं। अब इस फॉर्मूले में क्या था, एक तरफ तो कांग्रेस की तरफ से जैसे श्री आपके राजगोपालाचार्य थे और मुस्लिम लीग थी, तो एक तरह से ये समझौते की एक स्थिति थी। क्या थी, एक समझौते की एक स्थिति थी, एक तरफ मुस्लिम लीग के साथ में, दूसरी किसके साथ, कांग्रेस के साथ में। तो देखो हमने कल लास्ट हमारा क्या पढ़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन। मैंने आपको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर अगर हम बात करें तो आपके मुस्लिम लीग जो थी वो शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग आजादी चाहती नहीं थी। वो ये चाहते थे अंग्रेज जाएं, ठीक है, स्वतंत्रता देकर जाए, परंतु स्वतंत्रता के साथ साथ में हमें पृथक राष्ट्र भी देकर जाए। तो मुस्लिम लीग जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन में सहमत नहीं थी, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में उन्होंने सहयोग नहीं किया। अब ये बात जो थी, ये बात हमें मतलब हम भारतीयों को दिखाई दे रही है, कांग्रेस को दिखाई दे रही है कि भाई जो मुस्लिम लीग है अगर वो भी हमारे साथ आ जाती है तो आजादी लेने में हमें आसानी रहेगी। और आपके यहाँ जो अंग्रेज है ना, वो एक बहाना मार रहे हैं कि भारत के अंदर संवैधानिक गतिरोध पैदा हो रहा है, सांप्रदायिक रूप में गतिरोध पैदा हो रहा है, मुस्लिम लीग कुछ और चाह रही है, आप कुछ और चाह रहे हैं। तो इससे कोई तरीका थोड़ी ना है, आप पहले दोनों एक मत हो जाओ, उसके बाद में हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। तो यहाँ देखो जब अंग्रेजों ने एक बहाना निकाल लिया कि आप लोग आपस में लड़ रहे हो, पहले आपस में सुलझा लो जो भी आपको सुलझाना है और उसके बाद में हम तुम्हें आजादी देंगे। तो यहाँ कांग्रेस को समझ में आया कि मुस्लिम लीग को बहलाना फुसलाना पड़ेगा, मुस्लिम लीग को साथ लाना पड़ेगा भारत छोड़ो आंदोलन में, वरना अंग्रेज हमें सरकार, उत्तरदायी सरकार नहीं बनाने देंगे, अंग्रेज हमें जो है वो स्वतंत्रता नहीं देंगे। चलो ठीक है, तो इसी में आज का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजगोपालाचारी फॉर्मूला। इसको आप CR फॉर्मूला भी कहते हो, ठीक है, CR फॉर्मूला, CR फॉर्मूला शॉर्ट में अगर आपको कई बार देखने को मिल जाता है तो CR फॉर्मूला। अब CR फॉर्मूले को समझने के लिए आपको दो पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी जो अलग अलग है एक तरह से। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, दोनों चीजें एक बार आपको लास्ट की जो है वो लास्ट की जो पहले की क्लासेस है वो थोड़ी सी रिकॉल भी हो जाएंगी, मतलब रिवाइज भी हो जाएंगी। तो CR फॉर्मूले की अगर मैं तारीख की बात करूं तो ये लगभग आपके 10 जुलाई 1944 को ये फॉर्मूला, या कह सकते हैं इस फॉर्मूले का मतलब कोई वैसे नहीं था कोई फॉर्मूला दिया है, 1944 में कुछ प्रावधान रखे गए थे, जुलाई 1944 में कुछ प्रावधान रखे गए थे मुस्लिम लीग के सामने कि भाई आप इन प्रावधानों पर स्वीकृति देते हैं तो हम एक साथ होकर भारत की स्वतंत्रता की इस लड़ाई में भागीदारी, या कह सकते हैं सहयोग इसमें आपका मिलता है, तो हम स्वतंत्रता की लड़ाई जो है वो हमारे लिए और आसान हो जाएगी। तो मुस्लिम लीग की सहायता प्राप्त करने के लिए ये कुछ प्रावधान प्रस्ताव रखे थे। उससे पहले चीजों को देखना, अगर हम बात करें इधर कांग्रेस की और इधर मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगी मुस्लिम लीग की, मतलब आपको यूं पता होना चाहिए, कल को अगर आप यूं पता चले कि भाई हमें राजगोपाला जो फॉर्मूला इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों राजगोपालाचार्य जी को मुस्लिम जो हमारे ही देश में है, हमारे ही लोग हैं, परंतु उन्हीं को कहना पड़ा कि आओ भाई हमारे साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लो। ऐसा क्यों हुआ, मुसलमान हमसे अलग क्यों हुए, मुसलमान अगर हमसे अलग है तो वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो भारत में अब छोटे मोटे जो दल है ना वो तो लगभग खत्म है, या फिर कोई सहभागी रूप मतलब कोई बड़ा योगदान वो नहीं दे रहे। दो ही दल हमारे यहाँ भारत में उस वक्त थे, एक था कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। बड़े छोटे मोटे हैं, कुछ लुप्त हो गए, कुछ कांग्रेस में मिले हो गए, कुछ छोटा मोटा काम कर रहे क्षेत्रीय स्तर पर। अब ध्यान से सुनना, कांग्रेस ने क्या किया, यहाँ
1937 में, देखो इससे पहले कांग्रेस बहुत सारे काम कर रही है। 1937 में जब चुनाव हुए तो 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और इससे कांग्रेस को एक मजबूती मिली कि हाँ जी हम पावरफुल हैं। मतलब इससे यह पता चल गया मुस्लिम लीग को कि हमारे पास पावर नहीं रहेगी। कल को अगर मान लो आजादी मिल भी जाती है तो कांग्रेस ही सारी सीटें ले जाएगा। अच्छा, यहां 8 प्रांतों में कांग्रेस की जीत हुई और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध में जब भारत में जो सेना थी उसे बिना भारतीयों से पूछे ही दूसरे विश्व युद्ध में भेज दिया गया और भारत से सहयोग चाहते हैं अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में। इसलिए वो क्या करेंगे, 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजते हैं, परंतु अगस्त प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस अस्वीकृत कर देती है, उसे मना कर देती है, उसे वापस लौटा देती है। और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, इसे आप दिल्ली चलो भी कह सकते हो। अगर कभी देखते हो तो दिल्ली चलो का भी इसी में बातचीत हुई थी। अच्छा, उसके बाद में 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आता है और क्रिप्स मिशन जो है वो जापान निरंतर भारत की तरफ बढ़ रहा था और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन को टेंशन थी कि कहीं जापान भारत पर आक्रमण कर ले या भारत पर आक्रमण कर ले तो ब्रिटेन को खदेड़ देगा और भारत पर अपना अधिकार कर लेगा। तो उन्हें डर था अगर भारतीय अंग्रेजों के साथ मिल जाएंगे तो जापान जो है वो अधिकार नहीं कर पाएगा। इसलिए जापान के डर से प्लस जो दूसरे और जो साथी ना, मैंने बताया ना, रूस है, अमेरिका है, इन्होंने भी दबाव बनाया कि भारत में शांति लाओ और भारत से सहयोग प्राप्त करो। तो उस दबाव में चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भेजा, परंतु क्रिप्स मिशन भी हमें मंजूर नहीं था और क्रिप्स मिशन के बाद में हमें केवल एक ही चाहिए, भारत, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसलिए हमने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। यहां तक बात शुरू हुई और इस आंदोलन से केवल और केवल भारतीयों को क्या चाहिए, आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके बाद में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो इधर देखना, ध्यान से सुनना, मुस्लिम लीग कैसे पैदा होती है, थोड़ा सा छोटा लिखूंगी। 1905 के अंदर होता है बंगाल विभाजन। अब सोचना अगर ये बंगाल विभाजन नहीं हुआ होता तो शायद मुसलमान खुद को अब खुद से अलग नहीं समझते। ये बंगाल विभाजन जो है वो हमारे पाकिस्तान बनने का बीज है, इसी से बना था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 1909 में मुस्लिम लीग बन गई, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। और 1909 के अंदर अंग्रेजों ने छोटी सी जो चिंगारी लगी थी ना उसमें घी डाला। क्या डाला घी में, सांप्रदायिक निर्वाचन। क्या डाला घी में, सांप्रदायिक निर्वाचन, कि भाई जो टोटल सीटें होंगी उन सीटों में से कुछ सीटें, जैसे 5 सीटें मुसलमानों को दी गई और उन मुसलमान सीटों पर खड़ा भी मुसलमान होगा और वोट भी मुसलमान ही देगा, कोई दूसरा जाति का व्यक्ति जो है वो वोट नहीं दे सकता। तो मुझे बताओ, सामान्य जो हिंदू है उनसे मुसलमानों को अलग किया या नहीं किया यहां पर? तो सांप्रदायिक निर्वाचन उस आग में घी डालने का काम कर रही है। वही 1916 में हम लोगों ने भी कम गलतियां की क्या? 1916 में आप देखो, जब नरम दल गरम दल एक हो रहे हैं, उस वक्त नरम गरम दल एक हो जाते हैं, उसी के साथ मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आ जाती है। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आ जाती है और कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी गलती, कांग्रेस जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन पर सहमति दे देता है। किस पर? सांप्रदायिक निर्वाचन पर। वरना अगर 1916 में कांग्रेस जब जिन्ना, अली जिन्ना जब कांग्रेस का ही व्यक्ति था, कांग्रेस के साथ में जुड़ा था, राष्ट्रवादी मुसलमान था, राष्ट्र के लिए उसका बहुत बड़ा प्रेम था, अगर इस वक्त कांग्रेस मना कर देती मुसलमानों को कि सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं होगा, अरे तुम हमसे अलग थोड़ी ना हो, तुम हमारा ही हिस्सा हो, ठीक है, अगर उस वक्त कांग्रेस सहमति नहीं जताती तो शायद हम थोड़े हद तक मुसलमान खुद को अपना समझने लगते। परंतु यहां अपने, वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर लिया। कांग्रेस ने जब मुस्लिम लीग उनके साथ जुड़ी है, अली जिन्ना जब इनके साथ आए हैं, उस वक्त उन्होंने सहमति जता दी कि भाई आपके सांप्रदायिक निर्वाचन को हम स्वीकृत करते हैं, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, धीरे 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 लोगों के दिमाग में विचारधारा क्या आती है। एक व्यक्ति था मोहम्मद इकबाल।
मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने यहां सबसे पहले पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले पृथक राष्ट्र का क्या दिया था, विचार दिया था कि अलग राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए, अलग राष्ट्र होना चाहिए। इससे पहले तो क्या कर रहे हैं मुसलमान जो है वो केवल इस देश में रहते हुए खुद के लिए अधिकार मांग रहे हैं। देश में रहते हुए खुद के लिए क्या मांग रहे हैं बेटा, अधिकार मांग रहे हैं, ये दो, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। ठीक है, डिमांड कर रहे हैं। परंतु 1930 के अंदर एक व्यक्ति के दिमाग से एक विचार निकलता है। देखो, व्यक्ति तो मर जाते हैं, ठीक है, व्यक्ति तो मर जाते हैं, परंतु उनके विचार सालों साल चलते हैं। महात्मा गांधी आज थोड़ी ना, परंतु महात्मा गांधी के विचार सालों से साल चले हैं। अन्ना हजारे जो है वो उन्हीं के मतलब मान के चलो मार्गदर्शन पे तो उन्होंने अनशन किया था और बिल्कुल हिंसा नहीं हुई, मतलब अहिंसक था, एक तरह से हिंसा नहीं हुई थी। अब देखो, मोहम्मद इकबाल ने पृथक राष्ट्र का विचार दिया। उस वक्त तो इस विचार पर इतना ज्यादा गौर नहीं किया, परंतु वही 1933 में एक व्यक्ति और है जिसका जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, हालांकि उस वक्त वो भारत में नहीं था। उन्होंने एक रहमत अली करके व्यक्ति, स्टूडेंट था, एक तरह से विद्यार्थी था, रहमत अली, नाम ध्यान रखना। रहमत अली ये कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे उस वक्त, एक स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे। इन्होंने कैम्ब्रिज में ये पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज में ये पढ़ रहे हैं और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हैं ये। और उन्होंने क्या किया, अली जिन्ना को एक लेटर लिखा। क्या लिखा लेटर के अंदर, अली जिन्ना को वो लेटर लिखते हैं और वो कहते हैं भारत से अलग होकर, मतलब भारत से अलग होकर मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए। किसका निर्माण होना चाहिए, पाकिस्तान का, पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, जिसमें आप यूं कह सकते हैं पाकिस्तान में उन्होंने पंजाब को अलग किया, इधर आपके अफगानिस्तान को इन्होंने किया, ठीक है, और के से कश्मीर इन्होंने कहा था, और एस से सिंध की इन्होंने बात की थी, और थान से इन्होंने बलूचिस्तान को लिया था। तो ये पाकिस्तान शब्द कैसे आया पता चल गया ना, ठीक है। ये क्या था, ये पाकिस्तान शब्द का पूरा इन्होंने भी, पाकिस्तान शब्द कहां से आया था, ये यहीं से निकला है। पी से इन्होंने पंजाब को लिया था, और अफगानिस्तान ए से, आपके के से कश्मीर, एस से सिंध, और स्थान से इन्होंने क्या ले लिया, बलूचिस्तान। तो उन्होंने सिंपल सी बात कही रहमत अली ने कि भाई आपको एक अलग राष्ट्र चाहिए, और अलग राष्ट्र जो होगा उसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान होगा। तो यहां पाकिस्तान शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था, रहमत अली। पाकिस्तान, पाकिस्तान शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था, रहमत अली। देखो धीरे धीरे है ना, अलग राष्ट्र की जो विचारधारा वो धीरे धीरे फैल रही है। अब ध्यान से सुनना, 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं, और उन प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग कहीं भी एक सरकार का निर्माण नहीं कर पाती। मतलब बंगाल है, सिंध है, ठीक है, पंजाब है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुसलमान बहुत ज्यादा है। भाई तभी तो देखो बांग्लादेश अलग हो गया, ठीक है, आपके पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास में है, आपका सिंध जो है वो पाकिस्तान के पास में है, मतलब पाकिस्तान ही एक तरह से वो, तो बंगाल है, आपका सिंध है और पंजाब है। इन तीनों क्षेत्रों में भी मुस्लिम जो है वो सरकार नहीं बना पाई, मुस्लिम लीग जो है वो सरकार नहीं बना पाई, और इससे मुस्लिम लीग को बड़ा कह सकते हैं गुस्सा आया कि बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी सरकार नहीं बनी। इसका मतलब जब कभी भी हम आजाद होंगे या जब कभी भी कोई सरकार बनेगी तो हम अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी नहीं होगा, हम मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। और इस प्रांतीय चुनावों के माध्यम से जो सबके दिल में एक इच्छा दबी हुई थी कहीं ना कहीं, वो निकल कर बाहर आती है, जिसमें अली जिन्ना जो है इस प्रांतीय चुनावों के बाद में द्विराष्ट्र का सिद्धांत देते हैं। क्या करते हैं, द्विराष्ट्र का सिद्धांत देते हैं। इस चुनाव के बाद में अली जिन्ना कहते हैं, देखो होता क्या है, जब कोई बड़ा व्यक्ति, मान लो कि कोई समान है, कोई साथ पढ़ने वाले दो बच्चे हैं और वो दोनों साथ में है, ठीक है, परंतु जब कोई उनमें से एक आगे बढ़ता है ना, तो जो पीछे रह जाता है ना, वो क्या करता है, फिर उसकी बुराइयां करता है। पढ़ता तो था नहीं, ऐसे बन गया, चिटिंग कर ली होगी, ऐसे कर लिया होगा, वैसे कर लिया होगा, ये कोई मतलब थोड़ी ना है, ठीक है, वो क्या करता है, उसके बारे में बुराइयां करता है। यहाँ अली जिन्ना जो है ना, उसे पता चल गया कि भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग को वो बराबर समझता था, ठीक है। जब कांग्रेस आगे चली गई, मुस्लिम लीग वही की वही रह गई, 8 प्रांतों में सरकार बना ली और अली जिन्ना को कुछ नहीं मिला।
तो अली जिन्ना को यहाँ बहुत गुस्सा आता है। अली जिन्ना को यहाँ क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और बहुत ज्यादा गुस्सा आने के बाद में अली जिन्ना यहाँ कहता है हिंदू और मुसलमान एक दो राष्ट्र की तरह हैं, ये कभी भी एक साथ में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, दो राष्ट्र की तरह कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। और 1940 में इन्होंने 1940 में जो लाहौर में लाहौर में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, लाहौर में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, उसमें पाकिस्तान अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था, अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था और वो प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया। अब 1940 के बाद में अली जिन्ना या मुस्लिम लीग जो है उसको पाकिस्तान के से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। जैसे कि भारत देखो, कांग्रेस इन सब चीजों में बिजी है और आपकी मुस्लिम लीग इन सब चीजों में बिजी है। तो यहां 1940 के अंदर जब लाहौर में पाकिस्तान की मांग हो जाती है और इधर भारत छोड़ो आंदोलन हम प्लानिंग कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की हम प्लानिंग कर रहे हैं, परंतु भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोग आजादी चाहते हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, ये तो उल्टा काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ध्यान से सुनना। 1942 से 45 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है एक तरफ तो, और हमारे बड़े जो लीडर्स है ना, ठीक है, बड़े जो लीडर्स हैं वो बड़े बड़े लीडर्स तो हैं जेल के अंदर, और मुस्लिम लीग के सारे लीडर्स घूम रहे। तो मुस्लिम लीग क्या कर रहे हैं, जैसे बंगाल है, पंजाब है, सिंध है, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ना, वहां पर वो जिहाद के नारे दे रहे हैं। ठीक है, मुसलमानों को अंदर एक फूट डाल रहे हैं कि आप इन धर्म को लेकर, मतलब कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से हिंदू धर्म की हो चुकी है। मुसलमानों की रख रखाव या मुसलमानों के अधिकारों की मांग करने के लिए तो हम मुस्लिम लीग है ना। तो यहां मान के चलो, जब भारत छोड़ो आंदोलन हम कर रहे हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस वक्त मुस्लिम लीग अली जिन्ना अपनी अलग रोटियां सेक रहा है। अपनी अलग रोटियां सेकने का मतलब यहां क्या हो गया, अलग रोटियां सेकने का मतलब यहां हो जाता है, सिंपल सी बात को समझना कि मुस्लिम लीग जो है, हम आजादी की बात कर रहे हैं ना, हमारी रोटी अलग है, और वो अलग रोटी मतलब वो क्या कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, क्षेत्र विशेष में जाकर प्रचार प्रसार कर रहा है कि कांग्रेस जो है वो अब बर्बाद हो गई है, कांग्रेस का कोई काम नहीं है, कांग्रेस हिंदू हो गई है पूरी तरह से, मुसलमानों का कोई ध्यान नहीं रखती है, कोई अधिकारों की बात नहीं है, कोई संरक्षण की बात नहीं है। वो ये सारी चीजें किसे कह रही है, वो ये सारी चीजें किसे कहती है, बाकी जो जनमत है, जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको भड़काने का काम कर रही है। अब ये सारी चीजें चल रही हैं। अब देखो होता क्या है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और इन दोनों के बीच में ये चाहता है अलग राष्ट्र और ये चाहता है आजादी, और इन दोनों के बीच में संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाता है। संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाता है। ये चाहता है क्या, पृथक राष्ट्र, और ये क्या चाहता है, आजादी। अब इन दोनों को, मतलब मैंने आपको क्या कहा, अंग्रेजों को एक बहाना चाहिए कि किस तरह इस आजादी को टाला जाए। तो बहाना यहाँ क्या निकला कि मुस्लिम लीग तो कुछ और कर रही है और तुम कांग्रेस कुछ और कर रहे हो। अरे बोले एक साथ हो जाओ, फिर तो तुम्हारा कुछ सोचेंगे भी, तुम अभी तक एक साथ में ही नहीं हो। और यहाँ क्या होता है, मुस्लिम लीग जो है ना वो सांप्रदायिक दंगे फसाद, एक तरफ तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए हम दंगे फसाद कर रहे हैं, ठीक है, हिंसक गतिविधियां हो रही है, और दूसरी तरफ ये लोग अलग से कर रहे हैं, ये सांप्रदायिक दंगे फसाद कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ चीजें जब कंट्रोल से बाहर आई तो यहाँ संवैधानिक गतिरोध पैदा होता है। तब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता होते हैं जिसका नाम होता है राजगोपालाचार्य। तो राजगोपालाचार्य जो है वो मुसलमानों को कहते हैं, देखो आओ जी बैठो, हम बात करते हैं आपसे, ठीक है। और वो 10 जुलाई 1944 को एक साथ बैठते हैं और एक साथ बैठने के बाद में कुछ बातें उनके सामने रखते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। ये और ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो इसका, क्योंकि ये एक यू मान के चलो बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाते हैं। मुस्लिम लीग की पूरी मैंने आपको रामायण बता दी कि इस तरह वो अलग होना चाह रहे थे, और ये मैंने आपको अलग बता दिया कि इधर कांग्रेस क्या कर रही थी। हो गया, चलो अब देखो, ये दोनों के बीच में गतिरोध बनता है, और अब इन दोनों के बीच में गतिरोध होगा, और उस गतिरोध के अंदर आपके जो CR फॉर्मूला है, ठीक है, CR फॉर्मूला है, ये कुछ प्रावधान पेश करता है किसके सामने, मुस्लिम लीग के सामने। अब हुआ क्या, बाद में आगे चलकर तो कांग्रेस दरकिनार कर देती है। क्यों? क्योंकि इस ना राजगोपालाचार्य फॉर्मूले की एक बहुत खास बात है जो कि मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगी,
ठीक है, अभी नहीं बताऊंगी, मतलब लास्ट का मतलब ये फॉर्मूला पूरा पढ़ लो, तुम खुद जानो ये फॉर्मूला किसकी बात कर रहा है, तुमसे पूछूंगी मैं बाद में। राजगोपालाचार्य कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेताओं में से थे। ये इतना खास व्यक्ति था कि मुझे बताओ, आपके आजादी के बाद में, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में भारतीय वायसराय कौन बना? ये बना। ठीक है, आपके जब 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी ना, तो वहां मद्रास में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री कौन बना? ये बना। ये का मतलब क्या हुआ? राजगोपालाचार्य बना। तो ये गांधी के काफी नजदीक भी थे और वरिष्ठ नेता भी थे और समझदार भी थे। तो एक तरह से जब ये प्रस्ताव लेकर जाते हैं मुस्लिम लीग के सामने, तो ये देखा गया है कि कांग्रेस की तरफ से ये प्रस्ताव गया। इस प्रस्ताव में, इस प्रावधान में क्या था? तो सबसे पहली बात इसमें ये थी, एमएल का मतलब यहां मुस्लिम लीग है, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस की भारत स्वतंत्रता में मतलब भारत की स्वतंत्रता में प्लस उत्तरदायी सरकार बनाने में सहायता करे। देखना कितनी बड़ी बात कह दी आपको। ये लाइन जो है वो नॉर्मल लग रही होगी, ये लाइन क्या लग रही है? नॉर्मल लग रही है ना। मुस्लिम लीग अलग कर दिया, देखो मुस्लिम लीग को क्या कहा? कांग्रेस की भारत की स्वतंत्रता, मतलब भारत किसका? कांग्रेस का। भारत की स्वतंत्रता कांग्रेस की। बस तुम्हें तो क्या देना है? हमें साथ देना है। तुम्हें क्या देना है? साथ देना है। तो समझो लड़ाई इसकी है, लड़ाई कांग्रेस की है, परंतु साथ कौन देगा? मुस्लिम लीग दे। तो यहां देखो कितना अलग सा निकल रहा है ना कि भाई मुस्लिम लीग को अलग कर दिया, दरकिनार कर दिया। तो मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस की भारत की स्वतंत्रता में, आजादी में, एक तरह से कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन में साथ दो हमारा, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता में प्लस कांग्रेस की उत्तरदायी सरकार बनाने में क्या करो? सहायता करो। अप्रत्यक्ष रूप में क्या कह रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे साथ जुड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे साथ जुड़ो, ठीक है, सपोर्ट करो हमारा। बोले ठीक है। मुस्लिम लीग ने कहा ये तो तुम्हारी मर्जी है, तुम ये चाहते हो हमसे, हम करेंगे, बताओ हमारे लिए क्या आया। तो उन्होंने दूसरी बात ये कही कि स्वतंत्रता के बाद, यू कह सकते हैं युद्ध के बाद, सिंपल सी बात करें, युद्ध के बाद जैसे युद्ध खत्म होगा ना, युद्ध के बाद हम एक कमीशन बनाएंगे। बोला हाँ ठीक है। और इस कमीशन के अंदर मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र होगा, ठीक है, मुस्लिम जहां जनसंख्या ज्यादा होगी, बाहुल्य जो क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में हम जनमत संग्रह करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जनमत संग्रह करवाएंगे। मतलब क्या है? उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, मतलब जैसे बंगाल आपका, जैसे कि बंगाल है, पंजाब है, सिंध है, आपका इधर जो है उत्तर पश्चिमी जो एरिया है वो है, ठीक है। तो ये जो सारे एरिया है, इन सभी एरियो के अंदर हम क्या करेंगे? जनमत संग्रह करेंगे, जनता से पूछेंगे। और अगर जनता चाहेगी कि हमें अलग कर दो, हम मुसलमान होने के आधार पर हम अलग राष्ट्र में रहना चाहते हैं, अगर जनमत संग्रह में पाकिस्तान की बात, मतलब डिमांड आती है और लोग हाँ कर देते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, जनता जो है, मान लो 100 व्यक्ति है, तो जनता में 100 व्यक्ति है तो 100 से पूछा जाता है। 100 में से अगर 51 व्यक्ति ये कह देंगे कि हाँ हमें पाकिस्तान चाहिए, अलग होना है, तो बिल्कुल हम आपको अलग से पाकिस्तान दे देंगे, मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां एक तरह से दिख रहा है कि कांग्रेस खुद हाँ कर रही है कि आप जनमत संग्रह कर लेना, और अगर जनमत संग्रह में अगर ऐसा होता है, द्विराष्ट्र की बात आती है, तो दूसरा राष्ट्र बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरी बात ये कहता है कि जब देश का विभाजन हो जाए, मान लो कल को जनमत संग्रह में हाँ हो जाए कि भाई दो देश, जो देश है वो 2 हिस्सों में बटेगा, तो जब बटने की बात आएगी तब हम एक काम करेंगे, एक कॉमन जो पॉइंट है जिसमें रक्षा, संचार और वाणिज्य, ठीक है, एक तरह से व्यापार है, कम्युनिकेशन है और डिफेंस है, इन तीनों को लेकर हम आपस में संयुक्त समझौता करेंगे। क्या करेंगे? एक संयुक्त समझौता कर लेंगे कि भाई आपस में व्यापार कैसे करना है, क्योंकि हम एक ही माँ के तो बेटे हैं, हम एक ही माँ के तो बेटे हैं, अलग अलग हो रहे हैं भाई, एक घर में पले बड़े हैं, एक घर में हम रहे हैं, हमारा बचपन एक घर में रहा है, अब हम क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो एक घर के 2 टुकड़े हो रहे हैं ना, कोई अलग से प्लाट लेकर तो कोई नया आदमी बस नहीं रहा।
तुम एक ही माँ के बेटे हो, तो जब तुम पर कोई आपत्ति आए, मतलब रक्षा की बात आती है, तब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जब मुझे जरूरत होगी तब तुम मेरा साथ देना। दोनों आपस में व्यापार तो करेंगे ही ना। अब अगर जब भाईपा में आपस में व्यापार होगा तो थोड़ी बहुत रियायतें मैं तुम्हें दूंगा तो तुम मुझे दे देना, ठीक है। और संचार कम्युनिकेशन हमारा कैसा रहेगा, जिसमें परिवहन भी आ जाता है कि हमारे यहाँ ट्रेन आएगी, बस आएंगी, तो क्या होगा, क्योंकि दो देश बन जाओगे ना, बॉर्डर आएगा बीच में, तो हमें कैसे काम करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, संयुक्त समझौता कर लेंगे। तो एक घर के एक माँ के दो बेटे अलग हो रहे हैं, तो कहा कि ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चौथी वाली बात है ना, ये अली जिन्ना को ना बहुत बिल्कुल नहीं जमी। क्या कहा इन्होंने कहा ये सारी शर्तें तब लागू होंगी जब भारत पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा। लो जी, ये आ गई सबसे बड़ी खतरनाक बात। क्या खतरनाक बात आई इसके अंदर कि भाई ये सारी शर्तें, मतलब जो आपका सीआर फॉर्मूले में ये जो सारी शर्तें हैं कि भाई कमीशन बनेगा या जब देश बने, मान लो देखो साफ कह दिया देश बनना, विभाजन के ऊपर अनुमति मिल गई है, ठीक है, और यहां हम लोग समझौता कर लेंगे, सारी चीजें सही है, परंतु बोले ये क्या है, अरे बोले ये शर्तें तभी तो पारित होंगी, तभी तो लागू होंगी ना जब भारत को क्या मिलेगी, आजादी मिलेगी, जब भारत जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा, अंग्रेज हमें छोड़कर चले जाएंगे, तब ये सारे काम होंगे, जब हमें अंग्रेज छोड़ के जाएंगे तब होंगे। अली जिन्ना जी जो है वो चढ़ गए, गुस्से में आ गए। उनको गुस्से में क्यों आ गए, ध्यान से सुनना। अली जिन्ना ने इसके लिए क्यों मना किया था, जिन्ना ने क्यों मना किया, जिन्ना ने मना क्यों किया, तो सबसे पहले मना करने का रीजन क्या था, ये कि कल को अगर अंग्रेज छोड़ के चले गए तो तुम्हारा क्या भरोसा, कल को अगर अंग्रेज छोड़ के चले गए तो तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम हमें अलग से राष्ट्र दो। ये अंग्रेज है तो हमें भरोसा है कि ये हमें दो टुकड़ों में तोड़ जाएंगे, हमें मुसलमानों को एक अलग से राष्ट्र दे देंगे, परंतु तुम पर भरोसा नहीं है। मुस्लिम लीग ने कितनी बड़ी बात कह दी कि तुम भाई पर कोई भरोसा नहीं है, बाहर का जो आया हुआ है उस पर भरोसा है, अंग्रेजों पे भरोसा है कि वो अलग से राष्ट्र दे जाएंगे, परंतु कांग्रेस पे मतलब भारत पे भरोसा नहीं है कि तुम हमें अलग राष्ट्र दोगे क्या। तो ये बात सुनकर राजगोपालाचार्य की भी आंखें खुली रह गई, बोले इन्होंने तो पूरा पराया कर दिया हमें, मतलब बाहर का आया व्यक्ति पे भरोसा और घर के अंदर जो हम एक साथ इतने दिन एक थाली में खाया है उस पे भरोसा नहीं है इसको, ठीक है। इसी के साथ अली जिन्ना ने एक बात और कही, बोले ये जो जनमत संग्रह होगा ना इसमें केवल मुस्लिम लोग ही भाग लेंगे, मतलब उस क्षेत्र के अंदर केवल मुस्लिम ही वोट देंगे, अगर कोई हिंदू है तो वो जनमत संग्रह में वोट नहीं देगा। अरे बोले ये क्या बात हुई, बेचारे हिंदू भी तो, उनका भी तो घर बार है वहां पे, उस क्षेत्र में रहते हैं, वो भी पाकिस्तान में, बोले हिंदू है वो क्यों मिलना चाहेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो वही चाहेगा ना, पाकिस्तान तो वही चाहेगा जो मुसलमान है, तो आप केवल मुसलमानों से पूछोगे, हिंदुओं से नहीं पूछोगे। बोले ये बात भी नहीं सुनाई। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि आप तो क्या चाहते हो, आजादी, परंतु हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, परंतु हमारी मांग जो है वो आजादी ना होकर क्या होगी, पृथक राष्ट्र की मांग होगी। मतलब अली जिन्ना ने इस राम गोपालाचार्य फॉर्मूले में तीन चीजों पर कहा। पहली बात इन्होंने कही कि आजादी के बाद नहीं, आजादी के बाद तुम पर भरोसा नहीं है, तुम हमें अलग राष्ट्र दो या नहीं दो, हमें अलग राष्ट्र अभी दो, पहली चीज। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जनमत संग्रह जब कराओगे ना तुम जनता से पूछोगे तो केवल मुसलमानों से पूछना, हिंदुओं से पूछना नहीं है। अब ये कोई क्षेत्र है, ये थोड़ी ना बंगाल पूरा ये मुसलमान क्षेत्र है, हिंदू भी रहते ही हैं बीच में, ठीक है, मुसलमान भी रहते हैं, तो क्या ना आप हिंदुओं से, सिख से, किसी से नहीं पूछोगे, पंजाबी से किसी से नहीं पूछना, सिंध से, सिंधी से, केवल किससे पूछोगे, मुसलमानों से बहुमत लिया जाएगा। तीसरी इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि सिंपल सी बात, आप भारत छोड़ो आंदोलन से कहोगे आजादी, हम कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक राष्ट्र, मतलब एक ही आंदोलन परंतु उद्देश्य क्या हो जाएंगे उनके, अलग अलग होंगे। एक ही आंदोलन और उद्देश्य क्या हो जाएंगे, अलग अलग। कांग्रेस कहे साथ तो देंगे हम तुम्हारा, पर कांग्रेस कहे आजादी, मुस्लिम लीग कहे पृथक राष्ट्र। अरे बोले ऐसे कैसे हो सकता है, आपने तो यूं कर दिया कि जैसे कि एक ही आंदोलन, तो कम से कम उद्देश्य तो एक हो, दो अलग अलग उद्देश्य। बोले हाँ अलग अलग ही होंगे। और बोले आजादी से पहले हम तुम्हें कैसे हाँ भर दें, बोले भरनी पड़ेगी,
हाँ मतलब अलग राष्ट्र देना ही पड़ेगा, आजादी से पहले देना पड़ेगा। और तीसरी बात, जनमत संग्रह में केवल और केवल मुसलमान भाग लें, यह भी होना संभव नहीं है। तो CR फॉर्मूला भी क्या हो गया, CR फॉर्मूला क्या हो गया, असफल हो गया। आपके अली जिन्ना ने इस पर सहमति नहीं जताई। और इसी के साथ अली जिन्ना ने, क्या से सुनना, अली जिन्ना ने यह कह दिया कि फाइनली कांग्रेस कम से कम विभाजन के लिए हाँ तो भरी। और जैसे ये बात सामने आई ना, पूरे भारत में एक अलग लहर उठी। बोले ये क्या कर दिया कांग्रेस ने, इतने दिन कांग्रेस सपोर्ट में नहीं थी कि पाकिस्तान अलग हो, अब कांग्रेस खुद हाँ भर रही है कि पाकिस्तान अलग हो। अरे बोले ये क्या कर दिया। तो कांग्रेस ने क्या किया, एक नोट लगाकर लिखना बात को, यहां कांग्रेस ने ये कहा कि ये जो CR फॉर्मूला है ये कांग्रेस की तरफ से नहीं है, ये राजगोपालाचार्य का निजी विचार है। क्या कहा, कांग्रेस ने साइड कर लिया खुद को। जब इस चीज का विरोध हुआ ना कि कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है, कांग्रेस को ऐसे किसने अधिकार दे दिया कि वो हां भरे, ठीक है, वो हां भरे। देखो आपके नेहरू पटेल वगैरह ना, ये चाहते तो थे कि अलग हो जाओ, इस सबसे लड़ाई दंगों से अलग हो जाओ, ठीक है, परंतु वो क्या कहे, खुलकर सामने नहीं कह पा रहे। और जब उन्होंने खुलकर सामने कहा तो माउंटबेटन योजना आई गई ना। खुलकर सामने नहीं आ रहे ये लोग, चोरी छुपे तो सब चाह रहे हैं, महात्मा गांधी को छोड़कर, ठीक है, महात्मा गांधी को छोड़कर चोरी छुपे सब चाहते हैं, पर बोल कोई नहीं पा रहा है। तो यहाँ राजगोपालाचार्य जो है, हालांकि जब गए थे ना प्रस्ताव लेकर, तब तो कांग्रेस की तरफ से ही थे व्यक्ति, और वहां पहुंचने के बाद में जब ये सारे प्रस्ताव रखे और अली जिन्ना ने खिल्ली उड़ाई कि कांग्रेस फाइनली आ गई ना अपनी औकात पे, कांग्रेस जो है वो हिंदू है, और उसने साफ कह दिया कि मुसलमानों के लिए अलग से देश होगा, देख लो। और जैसे ये बात मतलब आम जनता में पहुंची तो आम जनता ने क्या कहा, बिल्कुल ये गलत है, कांग्रेस ने ये गलत किया। तो कांग्रेस ने क्या कह दिया, कांग्रेस ने कह दिया कि नहीं जी, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये राजगोपालाचार्य फॉर्मूला जो है वो उनका व्यक्तिगत है, इसमें कहीं भी कांग्रेस का कोई भी योगदान नहीं है। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले को अकेले राजगोपालाचार्य ने मुस्लिम लीग के सामने रखा था, कांग्रेस का कोई अन्य व्यक्ति इसके साथ उपस्थित नहीं था। मुझे एक बात बताना, आपको लग नहीं रहा कि अप्रत्यक्ष रूप में, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप में इस आपके पाकिस्तान की मांग को कांग्रेस ने स्वीकृति दे दी थी, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप में राजगोपालाचार्य फॉर्मूले के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, स्वीकृति दे दी थी। अप्रत्यक्ष रूप में पाकिस्तान की स्वीकृति दी गई, किसके माध्यम से, राजगोपालाचार्य फॉर्मूले के माध्यम से। अब ये राजगोपालाचार्य फॉर्मूला होता है 1944 में, जुलाई 1944 में ये रखा, मतलब 10 जुलाई 1944 में रखा जाता है, और मुस्लिम लीग इस पर सहमति नहीं जताती है। अली जिन्ना भी जो है वो और गुस्से में हो जाते हैं, जनता में एक अलग मान के चलो कांग्रेस को लेकर नेगेटिविटी फैलने लगती है। अब इसी के साथ में क्या होगा, इसी के साथ में एक पॉइंट ध्यान रखना, गांधी जिन्ना वार्ता, नाम सुना है नहीं सुना मुझे नहीं पता, गांधी जिन्ना वार्ता होता है, ठीक है, सितंबर 1900, ध्यान से सुनना कब है, एक तो है जुलाई 1944 CR फॉर्मूला जिसमें अलग होने की बात हो गई थी तय। अब जुलाई के बाद देखो अगस्त निकला है, केवल अगस्त, भाई 10 जुलाई स्टार्टिंग हो गया था, तो आपके जुलाई और अगस्त 2 ही महीने निकले, और सितंबर के अंदर अली जिन्ना जो है वो गांधी जी हैं वो अली जिन्ना से मिलने जाते हैं। कौन, गांधी जी जो है वो जिन्ना से मिलने जाता है सितंबर 1944 के अंदर, ठीक है, 1944 में। और वहां गांधी, इस वार्ता में कुछ नहीं होता है, हालांकि ये भी असफल रहती है, परंतु इस वार्ता में खास बात यह है कि इसमें महात्मा गांधी जो हैं वो विभाजन को टालने जाते हैं। क्या करने जाते हैं, विभाजन को टालने जाते हैं, अली जिन्ना को समझाने जाते हैं कि बेटा हमसे अलग होकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, तुम हमारे ही हिस्से हो, जो तुम्हें चाहिए वही अधिकार, सुरक्षा, संरक्षण हम देंगे ना तुम्हें, आरक्षण है हम देंगे तुम्हें, क्यों हमसे अलग होना चाहते हो। तो यहां महात्मा गांधी, देखो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, मैंने आपको कहा है महात्मा गांधी की तारीफ की, ये अपने बात को रखने में बहुत ही सक्षम थे, इनके पास ये कौशल जो स्किल्स बहुत अच्छी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, ये सामने वाले लोगों को कन्विंस कर लेते थे, चीजों को समझा लेते थे, लोग मान जाते थे इनकी बात। पर ये अली जिन्ना कैसे नहीं माने, भगवान जाने क्यों नहीं माने, क्योंकि ये वकील थे बहुत बड़े, और कहीं ना कहीं इनके साथ में और जवाहरलाल नेहरू के साथ में जहां ये बहुत अच्छे मित्र थे, तो जो अच्छा दोस्त होता है ना, दुश्मन भी वो सबसे अच्छा होता है, यूं मान के चलो, ठीक है, जो अच्छा दोस्त होता है वो सबसे अच्छा दुश्मन होता है तुम्हारा। कैसे, दोस्त है और उसके बाद वो दुश्मन बना तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां कमजोरियां सब वो जानता है, और जो
नया दुश्मन आता है उसको तुम्हारा अच्छा या बुरा नहीं पता, तो वो अच्छा दुश्मन नहीं है, अच्छा दोस्त अच्छा दुश्मन बनता है। नेहरू और अली जिन्ना जो है बहुत अच्छे मित्र भी थे, मित्र होने के साथ में इन्होंने साथ में बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद जब ये अलग हुए ना तो दुश्मन भी बहुत अच्छे बने। ये लोग दुश्मन अच्छे बने तो यहाँ क्या हुआ, महात्मा गांधी तो उनको समझा रहे हैं, पर अली जिन्ना को जवाहरलाल नेहरू दिख रहा है, बोले वो नेहरू ना, गांधी तो कितने दिनों के हैं, गांधी तो कितने दिनों के, आजादी मिले नहीं उससे पहले हो सकता है गांधी जी चले जाए, और गांधी जी चले जाने के बाद में कांग्रेस पर बोलबाला किसका है, नेहरू का है। और प्रांतीय चुनाव में नेहरू के नेतृत्व में ना कांग्रेस ने सरकार बनाई थी 8 प्रांतों में, तो नेहरू बड़े छाती चौड़ी करके चलते थे कि लो जी देखो, लो जी देखो हम जीत गए। और अली जिन्ना को एक तरह से चिढ़ाने वाला सा काम वहां किया, तो अली जिन्ना को वहां से एक चिढ़ लग गई कि नेहरू जब तक है तब तक वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेगा, और कल को अगर मुसलमान आज जब इतने परे परे चल रहे हैं, कल को अगर इनके साथ जाकर बैठेंगे ना तो ये लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे, ये हमारी खिल्ली उड़ाएंगे कि आ गए ना, आना तो पड़ा, ठीक है, आ गए ना, आना तो पड़ा। देख लो इस खिल्ली के कारण जो है मुस्लिम लीग जो है वो हमसे अलग ही होना पसंद करता, ठीक है। तो अली जिन्ना ने गांधी को साफ कहा, बोले नहीं जी हमें चाहिए हमारा पाकिस्तान, कुछ भी कह लो, ठीक है, हमें हमारा चाहिए पाकिस्तान, कुछ भी कह लो। और इसके अंदर विभाजन टालने की कोशिश की गई परंतु नहीं टलता है, विभाजन जो है वो नहीं टलता। इसी के साथ मैंने आपको एक और बात बताई थी, देसाई लियाकत समझौता हुआ था एक, ये भी असफल रहा था, क्यों, क्योंकि ये समझौता इन 2 आदमियों के बीच में हुआ, देसाई लियाकत समझौता, देसाई लियाकत समझौता। अगर हम बात करें देसाई लियाकत समझौता, तो जनवरी 1945 मतलब नेक्स्ट अगले साल आ गया ना, जनवरी 1945। होता क्या है देखो, जब ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, इधर मुस्लिम लीग सांप्रदायिक दंगे वगैरह फसाद हो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा ना उस वक्त देश की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अरे भाई आजादी के लिए लड़ रहे हो या अलग राष्ट्र के लिए लड़ रहे हो, लोगों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि हम करें क्या, हम करें क्या। मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी, वो कांग्रेस के साथ जाएं तो उन्हें डर था कि कांग्रेस कल को हमारी सुनेगी या नहीं सुनेगी, मुस्लिम लीग के साथ जाएं तो वो सांप्रदायिक में आ गए, तो वो उनके सामने बड़ी समस्याएं थी, लोगों के सामने जो थी वो बड़ी समस्याएं थी। तो यहाँ देसाई लियाकत समझौता होता है। अब होता क्या है, ये दोनों व्यक्ति जो है ना वो सेंट्रल असेंबली, ठीक है, आपकी जो सेंट्रल असेंबली है उसके मेंबर है, सेंट्रल असेंबली की क्या है, ये सदस्य है, दोनों ही सदस्य हैं। ये मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करता है और ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस को, और ये किसको कर रहे हैं, मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे चलकर तुम्हें पता चलता है अली जिन्ना तो क्या बनते हैं, भारत के जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है ना, वैसे अली जिन्ना तो वहां के गवर्नर बनते हैं पाकिस्तान के, और ये व्यक्ति बनता है प्रधानमंत्री। अली जिन्ना को हालांकि बाद में इस चीज का बड़ा अफसोस था कि प्रधानमंत्री पद में शक्ति है, मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, परंतु काफी एज होने के कारण फिर कोई बात नहीं, उन्हें गवर्नर बना दिया था, और मतलब गवर्नर एक तरह से राष्ट्रपति की तरह था। और प्रधानमंत्री कौन बने, लियाकत अली, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या था, अगर हम बात करें इनकी, अगर बात करते हैं इन दोनों का, तो इस व्यक्ति का पूरा नाम बात करें तो भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई इनका नाम है, और वर्सेस इनका नाम है लियाकत अली। अब ये दोनों क्या थे, रोज सेंट्रल असेंबली में मिलते, दोनों हाथ मिलाते, ठीक है, मिलते रोज बात करते, बोले क्या करें यार लड़ाई हो रही है, इधर तो ये कह रहे भाई हमें तो आजादी चाहिए, और बोले हम लोग अलग राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, और बोले हम लोग अगर एक साथ हो जाए तो, अगर हम एक साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो। अरे बोले अच्छा तो बहुत हो, पर ये एक साथ हो तो नहीं रहे अपन लोग, तो बोले काम करते हैं, देखना दोनों मिलकर दोनों ही कर लेते हैं समझौता, न जिससे कांग्रेस राज्य होती है न इससे मुस्लिम लीग राज्य होती है। हालांकि ये समझौता सक्सेसफुल तो नहीं होता है, आपस में दोनों कर लेते हैं। यूं समझ लो कि शादी करनी है लड़का लड़की की, इधर माता जी है और इधर तो माता जी है लड़की की, और इधर लड़के के पिताजी है, तो दोनों आपस में तय कर लेते हैं। जब बात जाती है लड़का लड़की के पास तो वो मना कर देते हैं एक दूसरे को देख के, हमें तो नहीं करनी शादी। तो यहाँ ये लोग आपस में समझौता कर रहे हैं, खुद ही समझौता कर रहे हैं अपने स्तर पर। क्यों? क्योंकि ये रोज सेंट्रल असेंबली में मिलते, एक जगह काम करने वाले व्यक्ति रोज सेंट्रल असेंबली में मिलते। क्या समझौता किया, ध्यान से सुनना। समझौते में इन्होंने सबसे पहली बात तो ये कही कि आपकी जो अंतरिम सरकार बनेगी, समझौते में क्या कहा, जो अंतरिम सरकार बनेगी उस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम लीग क्या है, मुस्लिम प्लस हिंदुओं की
बराबर सीटें होंगी। क्या होगी? अगर मान लो अंतरिम सरकार जो बढ़ेगी, अगली जो हम अपन बात कर रहे हैं उत्तरदायी सरकार होगी जो आजादी के बाद में, तो जो अंतरिम सरकार होगी ना उसमें अगर 100 आदमी होंगे तो 50 हिंदू होंगे और 50 मुसलमान होंगे, फिक्स कर लो। तो क्या कहा? अंतरिम सरकार में हिंदू और मुसलमानों की क्या होगी? सीटें बराबर होंगी। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों की सीटें क्या होंगी? बराबर होंगी। बोला ठीक है। दूसरी इन्होंने एक और बात तय कर ली। क्या कहा? कि आपके यहां हम एक काम करेंगे अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक कौन? मुसलमान है, अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटों को आरक्षित रखेंगे। मतलब हमारे यहाँ आगे चलकर सदन वगैरह बनेंगे, जैसे कि अभी जैसे सेंट्रल असेंबली है वैसे आगे चलकर भी तो सदन बनेंगे। ठीक है, तो उसमें हम एक काम करेंगे, जो अल्पसंख्यक है मतलब मुसलमान जो है उनके लिए 20% सीटें फिक्स आरक्षित कर देंगे हर जगह। 20% आरक्षण किसको मिलने वाला है? ठीक है, 20% आरक्षण किसको मिलने वाला है? मुसलमानों को मिलने वाला है इस समझौते के तहत। ये दो समझौते हो गए और इन दोनों समझौते के ऊपर न तो कांग्रेस ने अपनी हां भरी न मुस्लिम लीग ने अपनी हां भरी, तो ये भी क्या हो गया? असफल हो गया। और ये वार्ता भी क्या थी? असफल थी। गांधी ने समझाने का कोशिश की, जिन्ना नहीं माना बोले नहीं चाहिए। इधर देसाई और लियाकत अली इन दोनों ने क्या किए हैं? समझौते किए हैं कि ऐसा कर लेंगे और आपस में एक साथ हाथ मिला लो। इन दोनों ने तो हाथ मिला लिए, पर जब ये बात पता चली कांग्रेस को और अली जिन्ना को, तो अली जिन्ना ने भी लियाकत को बहुत डांटा। बोले तेरी हिम्मत कैसी हुई? मुस्लिम लीग को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तुम मुस्लिम लीग की तरफ से अपनी मनमर्जी से समझौता करके आ गए, हमारी हिम्मत कैसे हुई? इधर भूलाबाई देसाई जो है, इनसे आपके जवाहरलाल नेहरू, हालांकि महात्मा गांधी तो खुश थे इनसे, पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कांग्रेस की तरफ से निर्णय जो है वो हम सब मिलकर लेते हैं, तुम अकेला लेकर आ गए, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी असफल रहा और वो भी क्या रहा? असफल रहा। तो इसी के साथ में ये सारा टॉपिक तो यहाँ कंप्लीट, ये चीजें यहाँ कंप्लीट हो रही है। तो देखना जुलाई 1944 में राजगोपालाचारी आ रहे हैं और आपका भारत छोड़ो आंदोलन अलग चल रहा है। इसमें आजाद हिंद फौज की अगर हम बात करते हैं तो आजाद हिंद फौज को मैं एक साथ करवा दूंगी आपको, जब बी आर अम्बेडकर करवाऊंगी, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस की एक पूरी सेपरेट क्लास में अलग लूंगी, मैं आपको उसी में आजाद हिंद फौज करवा दूंगी। ये बीच में पड़ता है, थोड़ा सा उसका रोल आता है। और उसके बाद में राजगोपालाचार्य, फिर आ गए आपके अली जिन्ना वार्ता, और उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग आपके देसाई लियाकत समझौता जैन 1945 में। अब हम बात करेंगे आपके जून 1945 में क्या हुआ था। अब यहां देखना क्या होता है, जब हम लोग मुसलमान और कांग्रेस आपस में लड़ भी लेते हैं, समझौते भी करने की कोशिश भी करते हैं, बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं, समझौता करने की भी कोशिश करते हैं, जब सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग असफल हो रहे हैं, तो यहां ना अंग्रेजों का ध्यान पड़ता है कि भाई ये लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, तो अगर इनके बीच में कोई बिचौलिया हो, भाई शादी में जब आपस में कोई व्यक्ति, मान लो एक तरफ ये घर है एक तरफ ये, जब आपस में वो लोग कोई चीज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कई बार होता है इनको दहेज मांगना है, पर इनको भी देने की इच्छा है दहेज, पर न ये मांग पा रहे हैं और न ये दे पा रहे हैं। अब बीच में कोई बिचौलिया हो तो दोनों की चीजें चल जाए, या मान लो ये दहेज नहीं लेना चाहते परंतु ये जबरदस्ती देना चाह रहे, बोले हमारी बच्ची हम देंगे दहेज, अब ये कह रहे हम 1 रुपए नहीं लेना चाहते। अब ये बात जो है वो आपस में खुलकर तब होती है जब कोई बिचौलिया हो। तो यहां ना अंग्रेजों को एक बात समझ में आई कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बिचौलिया होना जरूरी है। अगर कोई बिचौलिया होगा तो शायद इनमें सहमति बन जाए, और अगर इनमें सहमति बन जाएगी तो फिर हम आगे कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि ये तो धीरे धीरे चीजें तय हो गई थी कि भारत को आजाद करना पड़ेगा, भारत अब अंग्रेजों के हाथ में नहीं रह सकता, अब वो आजाद होगा। हम बिल्कुल आजादी की प्रोसेस में ही चल रहे हैं, इधर अंग्रेज पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, हालांकि बस वेट कर रहे हैं चर्चिल का, क्योंकि चर्चिल जो है ना वो रूढ़िवादी व्यक्ति था, वो कभी नहीं चाहता था कि भारत आजाद हो। तो चर्चिल जैसे जाएगा ना वैसे हमारी यूं मान के चलो इस प्लानिंग में ठप्पा लग जाएगा कि हम आजाद हो गए, यूं मान के चलो। तो इधर क्या होता है, आपके यहाँ वायसराय आता है, लगभग 1943 के आसपास आ जाते हैं वायसराय आते हैं, जिनका नाम है वेवेल। तो इसी के साथ में अभी हम आज एक टॉपिक एक और ले लेते हैं, वेवेल प्लान, वेवेल योजना, या फिर आप इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं शिमला सम्मेलन। ये वेवेल जो है ये आपके वायसराय है,
और वेवेल जो है वो वायसराय हैं और इन्होंने एक प्लान रिप्रेजेंट किया था कहां, शिमला के अंदर। तो शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था, ठीक है, शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था जहां पर वेवेल की योजनाएं रखी गई थी, ठीक है, वेवेल के प्लान को पेश किया गया था और ये लगभग जून 1945 की बात है। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग सुनते हैं कई बार इनका नाम। वेवेल प्लान जो था, योजना शिमला सम्मेलन के अंदर रखी गई थी, ठीक है, ठीक है, शिमला सम्मेलन जो है उसके अंदर रखी गई थी। तो वेवेल जो योजना है, ठीक है, वेवेल योजना की अगर हम बात करें तो वेवेल योजना में एक तरफ अंग्रेज है, एक तरफ क्या है, अंग्रेज है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है, और तीसरी तरफ कौन है, मुस्लिम लीग। तीसरी तरफ कौन है, मुस्लिम लीग। तीसरी तरफ कौन, मुस्लिम लीग है। अब देखो यहां अगर हम बात करते हैं, अब सबसे पहली चीज ये कि मुकेश मेहरा जी आपको जो शॉर्ट में पढ़ना है ना, तो आप यहाँ गलती से आ गए। फिर मैं आपको ये कहती हूँ, मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ाती कि भाई तारीखें याद कर लो और चलो भाई, तो रट्टाफिकेशन मेरी क्लास में कभी नहीं चलता है। जो चीज आपको चाहिए वो क्लासेस में अदर आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको राष्ट्रीय आंदोलन 3 दिन में करवा देंगे। मेरा जो कंटेंट है वो इस लेवल का चलता है कि अगर कोई भी स्टेट का बच्चा भी पीसीएस दे रहा है ना, तो जो पेपर लिख कर आएगा ना, तो उसका पेपर में इतना अच्छा वो लिख कर आए जिससे उसका पेपर, रिटर्न का पेपर क्लियर हो जाए। यूं मान के चलो मेरी क्लास केवल एक राजस्थान पुलिस या पटवारी बेस्ड ही नहीं चल रही है कि केवल राजस्थान पुलिस का बच्चा पढ़ो, तो इतना छोटा लेवल का कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूं। मेरी जो क्लास हो रही है उसका लेवल जो है वो पीसीएस लेवल है। तो बेटा शायद मुकेश तुम गलत जगह आ गए, ठीक है ना, तुम्हें कांस्टेबल वाली क्लास में जाना चाहिए जहां पर कांस्टेबल का लेवल चल रहा हो, जहां शायद राजगोपालाचार्य फॉर्मूला पढ़ाया भी नहीं जाए तुम लोगों को, और मैं भी अली जिन्ना वार्ता बताया भी नहीं जाए, और तुम्हें यह भी कभी पता नहीं चले जिंदगी में भी कि वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन एक ही था क्या, क्योंकि टीचर जो है वो कई बार इसको अलग अलग करके भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मुकेश मेहरा जी आप गलत क्लास में हो। जब आपको पेपर ही पास करना है तो आप एक काम करो, आप ऐसी जगह जाओ जहां केवल पेपर या तो क्वेश्चंस करवाते हैं, क्योंकि नया एक सिस्टम चल रहा है, केवल क्वेश्चंस करवा रहे हैं आजकल टीचर्स। क्यों करवा रहे हैं क्वेश्चन? जब बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक सी बात समझो, आपने जैसे कि लिखा है कि मैडम हमें पेपर नहीं लिखना, बेटा तुम्हें पेपर तो नहीं लिखना पर तुम्हें पढ़ना तो है, चीजों के कॉन्सेप्ट तो समझने। सीधा अगर तुम्हें मैं ये लिखवा दूं, सीधा अगर ये लिख दूं कि सिंपल सी बात अगर हम पर सीधा ये लिखवा दूं कि बेटा इस तारीख को हुआ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो चीजों को पढ़ना है, शांति से पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हो, ये देश की पूरी आजादी है आप लोगों के पास में। आगे देखो हम लोग इस पर आते हैं, वेवेल योजना और शिमला समझौता, ये क्या कहते हैं, ठीक है। कांग्रेस जो है, ठीक है, कांग्रेस जो है वो क्या चाह रही है, आजादी। मुस्लिम लीग क्या चाह रही है, पृथक राष्ट्र। अब यहां देखो अंग्रेज क्या चाह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स है। यहां पर ये चाहता है दूसरा विश्व युद्ध में हमारी क्या हो, सहायता हो, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है यहां पर बच्चों पर, क्या है, इंटरनेशनल प्रेशर है। इंटरनेशनल प्रेशर कैसे, रूस है, अमेरिका है, वो सब क्या कह रहे हैं, भाई भारत को छोड़ दो या शांति बनाओ, इसमें क्यों लड़ाई दंगे करवा रहे हो। क्योंकि पंजाब मतलब जापान का तो जो था वो हमें पूरा डर था कि ऐसा कुछ होगा। तो यहां ना वेवेल जो है, ठीक है, चलो वो भारत में होते हैं, भारत में वायसराय, अंग्रेजों की तरफ से वायसराय कौन है, वेवेल है। अंग्रेजों की तरफ से वायसराय कौन, वेवेल है। अब देखो वेवेल जो है अगर हम बात करें तो वेवेल यहां सोचते हैं कि कुछ तो किया जाए। तो वेवेल जो है इस प्रस्ताव को लेकर जाते हैं आपके ब्रिटेन की संसद में मई 1945 में, मई 1945 के अंदर वेवेल जो है वो प्रस्ताव लेकर जाते हैं ब्रिटेन के संसद में कि भाई एक काम करो, इन दोनों में अगर लड़ाई सुलझ जाती है, अगर इन दोनों में लड़ाई सही हो जाती है, लड़ना बंद कर देते हैं दोनों, तो हम इसके लिए कुछ कर भी सकते हैं। और अगर ये आपस में लड़ना बंद कर दे तो शायद ब्रिटेन भी इनके लिए कुछ अच्छा कर पाएगी। अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे ना तो इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान है। तो बिल्कुल वेवेल ने यहां वेवेल को परमिशन मिल गई थी कि जो भी आपकी प्लानिंग है या जो भी आप कहना या इनको समझाना चाहते हो वो समझा दो, हमारी तरफ से आपको क्या है, पूरी तरह से परमिशन अलाउड है। अब इधर कांग्रेस चाहती है आजादी दो, कांग्रेस क्या चाहती है, आजादी, भारत छोड़ो आंदोलन। मुस्लिम चाहते हैं, मुस्लिम लीग चाहती है पृथक राष्ट्र दो। तो यहां वेवेल जो है इन दोनों को खुश करते हैं, वेवेल जो है वो इन दोनों को खुश करते हैं, और इन दोनों को खुश करने के लिए वो क्या करेंगे, एक योजना पेश करेंगे, एक योजना पेश करेंगे। और उस योजना को कहां पेश करेंगे, शिमला में,
इन सब व्यक्तियों को क्या करते हैं, एक अच्छे खासे शिमला में लेके चलते हैं कि चलो वहां पे ठंड है, क्योंकि देखो टाइम क्या हो रहा है, अगर हम बात करते हैं महीना कौन सा चल रहा है, कब ये रखेंगे, ये होगा जून 1945 में। ये क्या होगा, जून 1945 में होगा। तो जून के अंदर पड़ती है गर्मियां, तो चलो शिमला चलते हैं। अभी तो जून चला गया, अब तो मत जाना, ठीक है। जून 1945 में वेवेल जो है वो बोले कि भाई यहाँ गर्मी हो रही है और तुम लोग वैसे खूब लड़ते रहते हो, तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, चलो ठंड में चलते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा हो, ठीक है, दिमाग थोड़ा ठंडा हो। इसलिए जून 1945 के अंदर क्या होता है, शिमला में सम्मेलन आयोजित होता है। और उस शिमला में जो वेवेल है वो अपनी क्या रखता है, प्लानिंग रखता है कि हम ऐसा ऐसा आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है, आप दोनों लड़ो मत आपस में। परंतु वो वही बात है, वेवेल योजना भी क्या होती है, असफल हो जाती है। कैसे होती है वेवेल जो योजना है वो असफल क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या था, या फिर आगे समझो ये योजना थी क्या, एग्जैक्टली ये योजना क्या थी। अब देखें, अब हम बात करेंगे तो इन तीनों के बीच में, मतलब इन तीनों में, इन दोनों की लड़ाई को सुलझाने के लिए कौन आ रहे हैं, अब अंग्रेज आ रहे हैं। और अंग्रेज में भी कौन आ रहे हैं, वायसराय वेवेल। अंग्रेजों में भी कौन आ रहे हैं, वायसराय वेवेल। अब देखो क्या थी योजना, क्या हम बात करते हैं, तो ये आपका शिमला सम्मेलन हो रहा है कब, जून 1945 में, जून 1945 में। अच्छा, क्या प्रावधान होते हैं इसके, तो ध्यान से सुनना, इसके प्रावधान एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है प्रावधानों में, तो सबसे पहली बात ये कहता है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, ठीक है, वायसराय की क्या है, एक कार्यकारिणी परिषद है। वायसराय की क्या है, एक कार्यकारिणी परिषद है, हम सबको पता है। अब इस कार्यकारिणी परिषद में कभी 9 मेंबर हो रहे हैं, कभी 6 भी थे, फिर 9 भी थे, फिर बढ़ाए गए। तो इस तरह क्या था, कार्यकारिणी परिषद के अंदर भारतीयों को जोड़ने की बात थी, ठीक है। तो यहां वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो है उसमें सिंपल सी एक बात कही कि 2 पोस्ट होंगी, 2 पद होंगे, एक तो होगा वायसराय का और एक होगा कमांडर इन चीफ का। एक तो वायसराय का और एक है आपके कमांडर इन चीफ का। तो ये 2 पद छोड़कर बाकी सारे जो पोस्ट होंगी, बाकी सारे पदों पर मुस्लिम प्लस हिंदू होंगे। मतलब क्या कहा, मान लो अगर 16 आदमी हैं तो 16 में से 2 को छोड़ देना। 2 कौन से, एक वायसराय को और दूसरा कमांडर एंड चीफ को। एक वायसराय को छोड़ दो और एक कमांडर एंड चीफ को छोड़ दो। इन दोनों को छोड़कर बाकी 14 जो पोस्टें हैं वो किसको मिल जाएंगी, भारतीयों को मिल जाएंगी। तो चीजें ध्यान से समझना, यहां पर एक काम हो रहा है, क्या सत्ता जो है वो धीरे धीरे भारतीयों को सौंपने की बात हो रही है। तो ये बात जो है वो कांग्रेस को तो पसंद आई, ये बात जो थी वो किसको पसंद आई, कांग्रेस को तो पसंद आई कि कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये हमारे लिए, हम यही चाहते थे, हम क्या यही चाहते थे जो हमें मिल रहा है। अब देखो, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे किसको मिलेंगे, भारतीयों को मिलेंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, जो मैंने अभी बता दी तुम्हें, हालांकि वही दूसरी बात है, परिषद में जितनी भी सीटें होंगी जो भारतीयों को मिलेंगी, भारतीय सीटें मुस्लिम और हिंदुओं में बराबर बटेंगी। मुस्लिम और हिंदुओं में क्या होंगी, बराबर बटेंगी। ऐसा नहीं कि कार्यकारिणी परिषद में हिंदू ज्यादा होंगे या मुसलमानों को कोई आरक्षित 1-2 सीट मिलेगी ना। जो परिषद होगी उसमें भारतीय की सीटें होंगी, उन भारतीय सीटों में मुस्लिम और हिंदू को दोनों को क्या मिलेंगी, बराबर मिलेंगी। बोले ठीक है। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि जो नई सरकार बनेगी, ठीक है, इधर अंतरिम सरकार बनाने की बात हो रही है, तो जो नई अंतरिम सरकार बनेगी वो नई अंतरिम सरकार जो है वो 1935 के अधिनियम के उस ढांचे के अनुसार ही कार्य करेगी। क्या करेगी, 1935 का जो ढांचा आया है, जो अधिनियम आया है, उस अधिनियम के अनुसार ही काम करेगी। अंतरिम सरकार भी, जो सरकार बनेगी उसके लिए नियम कायदे कानून भी तो चाहिए ना, कि सरकार काम कैसे करेगी, किन विषयों पर कानून बनाएगी, किन पर वो कानून नहीं बना सकती है, और पूरे मतलब कानून को लागू करने के लिए उसके पास क्या पावर्स है। तो ये सारी बातें देखो सिंपल सी,
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी और एक तरफ आपकी क्या थी, सेंट्रल असेंबली थी। तो यहां क्या कहा कि कार्यकारिणी परिषद में सब भारतीय होंगे, 2 पोस्ट को छोड़ देना, एक तो वायसराय को बेचारे को और एक कमांडर इन चीफ को, 2 को छोड़ देना, बाकी सारे भारतीयों को। दूसरी बात ये कह दी कि जो अंतरिम सरकार बनेगी, अब सरकार किसकी बना रहे हैं, देखो जो कांग्रेस आ रही है ना वो मिल रहा है, उत्तरदायी सरकार चाहिए थी उन्हें सेंट्रल में, तो वो मिल रही है, राष्ट्रीय सरकार उन्हें मिल रही है, ठीक है। और क्या क्या कहा, 1935 के ढांचे के अनुसार ही काम करना है तुम्हें, किसी और तरीके से काम नहीं कर सकते हो। इसी में अगली बात जो कही वो एक छोटी सी बात कही कि जो भी सीटें होंगी, ठीक है, उन सीटों को स्वर्ण हिंदू, वो सीटें जो हैं वो स्वर्ण हिंदू प्लस मुस्लिम में बांटी जाएंगी, मतलब बराबर बांटी जाएंगी। जितनी सीटें स्वर्ण हिंदुओं को मिलेगी उतनी ही सीटें किसको मिलेंगी, मुसलमानों को मिलेंगी। तो यहां एक चीज दिमाग में ध्यान से सुना, स्वर्ण हिंदुओं का मतलब क्या हो गया, यहां पर हिंदुओं का अव्वल दर्जा, अव्वल दर्जे का यहां मतलब क्या होगा, जैसे ब्राह्मण, राजपूत वगैरह ये जो पक्ष आते हैं ना, अव्वल दर्जा, मतलब दलित कहां गए। और स्वर्ण हिंदू का मतलब होता है शुद्ध हिंदू, जिसमें आपके ये पंजाबी है, सिख है, पारसी है, ये कहां जाएंगे, ईसाई है, ये कहां जाएंगे, सोचने वाली बात है। तो यहां अंग्रेजों ने, आपके वेवेल ने क्या कहा, स्वर्ण हिंदू सीटें बराबर होंगी, देखो यहां क्या कहा है, सीटें बराबर होंगी, और यहां कह दिया सीटें बराबर में स्वर्ण हिंदू और मुसलमान में बराबर होंगी, स्वर्ण हिंदू और मुसलमानों में बराबर होंगी। आगे चलकर इसका विरोध करेंगे कौन, अली जिन्ना करेंगे। वे इसके ऊपर क्या, अली जिन्ना को क्या समस्या थी वो भी ध्यान से सुनेंगे हम। तो यहां सीटें जो थी वो स्वर्ण हिंदू प्लस मुसलमानों में क्या की गई, बांटी गई। चौथी एक बात और थी, और वो बात ये थी कि वायसराय जो है वो वीटो पावर का, वीटो पावर समाप्त नहीं करी है। वीटो पावर का मतलब यहां क्या है कि वायसराय जो है वो बिना अपनी कार्यकारिणी परिषद के पूछे बिना भी कोई आदेश ले ले, जैसे आपके यहाँ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करता क्या, अध्यादेश जारी कर देता है खुद ब खुद ही। हालांकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की परामर्श चाहिए, उसमें हमारे यहाँ तो संविधान में प्रावधान है, परंतु जो वायसराय का जो वीटो पावर था ना, उसमें से जो वीटो पावर जिसमें वो खुद अकेला स्वयं जो है वो सारे आदेश, नियम, कायदे, कानून जो है वो लागू करवा सकता है, आदेश जारी कर सकता है अध्यादेश की तरह, ठीक है। तो वो भी एक खतरनाक पॉइंट था। तो यहां क्या कहा कि वायसराय वीटो पावर खत्म तो नहीं करेंगे, परंतु हम वादा करते हैं कि वायसराय जो है वो अपने वीटो पावर का प्रयोग भी नहीं करेगा, वायसराय जो है वो वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेगा। तो ये सारे पॉइंट किसने कहे, वेवेल योजना में शिमला के अंदर, वेवेल योजना की शिमला के अंदर जो सम्मेलन हुआ है जून 1945 में, उसमें अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग की तरफ से अली जिन्ना आते हैं और कांग्रेस की तरफ से कौन आता है, बताओ, चलो बताओ, ये तुमसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस की तरफ से कौन आता है, कांग्रेस की तरफ से कौन आएगा, कांग्रेस की तरफ से आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आते हैं, महात्मा गांधी नहीं आते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं आते हैं। कौन आता है, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था 1940 से लेकर 1946 तक, में 6 में तो अधिवेशन हो गया था, पर जब तक 46 में अधिवेशन नहीं हुआ था ना, तब तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही हमारे कांग्रेस के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। सबसे ज्यादा लंबा समय जो है वो किसका बीता, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का ही सबसे लंबा समय बीता है अध्यक्ष के पद पर। तो वही कांग्रेस के अध्यक्ष आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, एपीजे नहीं, ये ध्यान रखना। और मुस्लिम लीग में कौन गए, अली जिन्ना गए। इसके अलावा भी बहुत सारे व्यक्ति शामिल थे, इतना ध्यान रखना, नेहरू भी शामिल थे इसमें, नेहरू भी गए हैं, पर वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बस एक अन्य व्यक्तियों के अंदर आ जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू भी गए, महात्मा गांधी नहीं गए, ये ध्यान रखना, ठीक है। महात्मा गांधी जो है वो शामिल इसके अंदर नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट यहां तक क्लियर। तो यहां दोनों तीनों चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है। पहली चीज, वायसराय जो है, वायसराय की कार्यकारिणी, उसमें 2 पोस्ट को छोड़कर सारी भारतीय, अच्छी बात है। दूसरी बात, बराबर स्वर्ण हिंदू और मुसलमानों की जो सीटें हैं वो बराबर होंगी, किसकी, स्वर्ण हिंदू की, स्वर्ण हिंदू और भारतीय मुसलमानों की सीटें बराबर होंगी। तीसरा पॉइंट यहां क्या है, वीटो पावर समाप्त नहीं करी है, क्योंकि क्या होगा जब तुम एग्जाम में कभी मान लो ये पॉइंट मिलता है ना, तो ये लिखा हुआ मिल सकता है कि वायसराय की वीटो पावर को समाप्त कर दिया जाएगा ना, वायसराय की वीटो पावर समाप्त नहीं होगी, उसका प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे वायसराय, ये वादा कर सकते हैं, परंतु समाप्त नहीं कर रही है।
दूसरा इसमें अगर हम बात करें तो अंतरिम सरकार बनेगी और वो 1935 के अनुसार काम करेगी। ये शर्तें थी वेवल योजना की। अब वेवल ने ये सारे प्रस्ताव रखे। अब इन सारे प्रस्तावों में ध्यान से सुनना क्या होता है, थोड़े बहुत तो याद रह जाएंगे, इधर लिख देती हूं, पूरा ही मिटा देते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो मुस्लिम लीग ने क्यों मना किया, मुस्लिम लीग जो है वो उससे सहमत क्यों नहीं थी। तो मुस्लिम लीग को सहमत न होने के पीछे पहला तो कारण ये था, पहला रीजन ये था कि स्वर्ण हिंदू का मतलब क्या हो गया, स्वर्ण हिंदू का मतलब हो गया जितने भी आपके जो हिंदुओं में अव्वल दर्जे के हैं वो, आपने कहा स्वर्ण हिंदू प्लस मुसलमानों की सीटें बराबर होंगी, इसका मतलब आपके यहां जो दलितों की सीटें हैं वो अलग होंगी। फिर मतलब जहां बंटवारा 1/2 हिस्से में होना था, एक हिस्सा मिलता हिंदुओं को और एक हिस्सा मिलता मुसलमानों को, अब ऐसा नहीं होगा। स्वर्ण हिंदू शब्द लिखते बंटवारा कितने हिस्सों में हो गया, 3 हिस्सों में हो गया। 3 हिस्सों में कैसे हो गया, स्वर्ण हिंदू एक हिस्सा, मुसलमान एक हिस्सा और दलितों का एक हिस्सा। तो मुझे बताओ हिस्से कितने हो गए, 3 हो गए। तो अली जिन्ना ने कहा हमें बेवकूफ समझा है क्या, स्वर्ण हिंदू शब्द लिखते ही आपने 3 हिस्सों में बांट दिया, हमारी सीटें कम हो जाएंगी। और यहां हिंदू और दलित ये तो एक ही है, हिंदू और दलित तो एक ही है, तो हमें तो हिस्सा मिलेगा कम और हिंदुओं का हिस्सा फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि एक शर्त और है मेरी। बोले कैसी शर्त, बोले अंतरिम सरकार के अंदर या मान लो सेंट्रल असेंबली के अंदर कोई भी मुस्लिम प्रतिनिधि कभी भी किसी अन्य दल से नहीं होगा। अगर कोई भी मुस्लिम प्रतिनिधि होगा तो वो मुस्लिम लीग से ही होगा, ठीक है। मुस्लिम प्रतिनिधि होगा अगर तो वो मुस्लिम लीग से ही होगा, कांग्रेस से या किसी भी अदर पार्टी से नहीं होगा। तो यहां ना बात देखना, देखो खतरा किसको लगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। बोले ये क्या किया आपने, मतलब ये क्या कहा आपने, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों। अगर ऐसा होगा तो अब्दुल कलाम जो आजाद है ना वो उनको कहां जाना पड़ेगा, मुस्लिम लीग की तरफ जाना पड़ेगा। और लीग जो है वो इससे ये साबित कर देगा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से हिंदू पार्टी हो चुकी है और मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग है। ये वो चाहते थे कि एक बार ऐसा साबित हो जाए ना पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे जो मुसलमान है ना, देखो आज भी हमारे साथ अच्छे से काम कर ही रहे, मुस्लिम जो है टीचर्स भी है, आपके स्टूडेंट्स भी हैं, आस पड़ोस में लोग भी रह रहे हैं, और मतलब ये मान के चलो कि उनमें भारत को लेकर प्रेम भी भावना भी है, राष्ट्र भावना भी है, ठीक है। तो बहुत सारे मुसलमान जो थे वो ये सोचकर बैठे थे कि जब कांग्रेस जो है उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि है, मुस्लिम व्यक्ति है, सारी जातियों के लोग हैं, तो कांग्रेस कभी भेदभाव नहीं करेगी। तो पूरे जो भारत के जो मुसलमान थे ना वो मुस्लिम लीग की तरफ नहीं गए, वो किसकी तरफ चल रहे हैं, कांग्रेस की ओर है। पूरे नहीं, कुछ मुस्लिम लीग की तरफ चले गए, कुछ कांग्रेस की तरफ चल रहे हैं। तो मुस्लिम लीग चाहती है पूरा का पूरा जो मुसलमान समुदाय है वो मुस्लिम लीग का समर्थन करे, मुस्लिम लीग के साथ आकर खड़ा हो जाए और कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से हिंदू पार्टी हो जाए। वो ये चाह रहे हैं इसके माध्यम से, वो कह रहे हैं कभी भी कहीं भी किसी भी सीट पर कोई भी मुसलमान बैठेगा तो वो केवल और केवल मुस्लिम लीग की पार्टी से बैठेगा, कोई भी मुसलमान किसी दूसरी पार्टी किसी दूसरे दल से शामिल नहीं होगा। अब देखना, जब कांग्रेस की बात आई तो कांग्रेस ने कहा मैं इस वेवल योजना को नहीं मानता। क्यों, क्योंकि पहली बात वेवल योजना की हिम्मत कैसे हुई स्वर्ण हिंदू लिखने की बात। स्वर्ण हिंदू का क्या मतलब होता है, हिंदू केवल हिंदू है, ठीक है, स्वर्ण हिंदू नहीं लिख सकते आप, पहली बात। स्वर्ण हिंदू को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी आपत्ति जताई। दूसरा इन्होंने कहा कि अली जिन्ना ने जो बात कही है हम इस पर बिल्कुल स्वीकृति नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि कांग्रेस जो है वो किसी हिंदू की नहीं है, कांग्रेस जो है वो भारत की है। यहां नेहरू ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि देखो दोनों में टकराव तो है, कुछ नहीं कर सकते। तो नेहरू ने कहा कांग्रेस किसी हिंदू की नहीं, कांग्रेस जो है वो किसकी है, कांग्रेस भारत की है। और भारत में सिंधु मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जितने धर्म रहते हैं कांग्रेस उन सभी धर्मों की है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके वेवल योजना भी क्या रही बेटा, असफल। वेवल योजना भी असफल रही और यह भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता नहीं करवा पाई, सहमति नहीं करवा पाई, इन दोनों को एक साथ नहीं ला पाई। और यूं मान के चले वेवल योजना से भी अंग्रेजों ने सोचा कि भाई हम बिचौलिया हो जाते हैं, हम बीच में आ जाएंगे तो ये दोनों आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे तो हम कुछ कर सकेंगे, परंतु नहीं।
फिर एट लास्ट ये भी असफल रहा और ये असफल रहा। तो इसी के साथ देखो 1945 जून का समय है, जुलाई अगस्त आई, और अगस्त में तो आप सबको पता है 14-15 अगस्त को जापान पर जैसे ही जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर जैसे ही बम गिराया तो दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है समाप्त। दूसरा विश्व युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त। और दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के साथ में ही एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है कि ब्रिटेन के अंदर जो कंजर्वेटिव पार्टी थी जिसमें प्रधानमंत्री चर्चिल थे, इनका कार्यकाल भी हो जाता है समाप्त। और ठीक है, इनका कार्यकाल भी क्या हो जाता है? समाप्त। अच्छा 14-15 अगस्त को आजादी मिली थी, ठीक है, 14-15 अगस्त को बम नहीं गिराए गए थे, आजादी मिली थी। अब देखो 1945 में 1945 की अगर हम बात करें तो 1945 में ब्रिटेन में होंगे चुनाव। क्या होंगे? चुनाव। और चुनाव में अगर हम बात करते हैं तो चुनाव में अब पार्टी बनती है लेबर पार्टी। पार्टी किसकी सरकार बनती है? अब लेबर पार्टी की सरकार बनती है, जिसका नाम क्या है? क्लीमेट एटली। ठीक है, क्लीमेट एटली जो है, ठीक है, क्लीमेट एटली जो है वो लेबर पार्टी से होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में जो चर्चिल है वो चले जाते हैं और क्लीमेट एटली जो है वो कहीं ना कहीं भारत को आजाद करने के समर्थन में थे। और क्लीमेट एटली जो है वो कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं और कैबिनेट मिशन में साफ नजर आ रहा है कि हमें आजाद किया जा रहा है। ठीक है, तो लगभग जहां तक मुझे पता है कल की क्लास हमारी हो सकता है राष्ट्रीय आंदोलन में लेकर अगर हम बात करें तो कल की क्लास को देखते हुए मे भी कल की क्लास लास्ट हो सकती है राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। बाकी जो अदर चीजें जैसे मैंने कहा था कि व्यक्तिगत रूप में भी हम पढ़ लेंगे, B.R. अम्बेडकर को व्यक्तिगत रूप में पढ़ा दूंगी, सुभाष चंद्र जो है उन्हें व्यक्तिगत रूप में पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू है उन्हें व्यक्तिगत रूप में पढ़ेंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी एक क्लास लगा लेंगे। तो व्यक्तिगत रूप में इनके क्या रहा, ठीक है, इनके जीवन में, तो वो सारी चीजें पढ़ लेंगे। और इसी के साथ में फिर गवर्नर जनरल और वायसराय भी पढ़ेंगे। पर अगर मैं राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करती हूं तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो कल की क्लास के अंदर, ठीक है, कल की क्लास के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास जो है वो हमारी यही कंप्लीट होती है। कल का जो कंटेंट है वो आपका कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना और आपका स्वतंत्रता, आजादी, ठीक है। कल के दिन आपको क्या मिलेगी? आजादी मिल जाएगी राष्ट्रीय आंदोलन से। एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा, बट कुछ चीजें हैं वो हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, अपनी पढ़ते रहेंगे।